नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सगड़ी विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। इसरापार गांव भी है और इस ग्रामीण हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि आज आप लोगों ने वोट किया है तो क्या मुद्दा था आप लोगों का। क्या नाम पड़ेगा सर से आपका? मैं नीरज सिंह, इसरापार, रामगढ़, आजमगढ़। सर आज जब चुनाव था किस मुद्दे पर आप लोग वोट किए हैं? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से खुश होकर देश हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार कमल के फूल पे वोट किए और माननीय विधायक जी वंदना सिंह के आदेशानुसार। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव हुआ है तो दोबारा सरकार बन रही है? हाँ, दोबारा सरकार बन रही, 400 के पार जा रही है। 400 के पार। क्या कैसे पहले अनुभव कर रहे हैं कि 400 पार ही जा रही है? नहीं, वो आदेश हम लोग जो टीवी में देखते हैं, सुनते हैं और जनता और सर्वे आ रहा है, इस हिसाब से 400 पार जा रही है। क्या स्थिति रही आज चुनाव की? यहाँ आज चुनाव की बहुत शांति प्रिय तरीके से सभी सवर्ण समाज के लोगों ने हमारे गांव में, मुसलमान हैं, हरिजन हैं, सभी लोग, यादव जी सभी लोग मिलके भाजपा को वोट किए। ये पूरे गर्ज के साथ कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग भाजपा को, तमाम पार्टियां लड़ रही है? आपके साथ सभी लोग खड़े हैं, आप किसी से भी किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं। सभी लोग, सभी बिरादरी के लोगों ने मिलके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि सभी सर्व समाज के लोग मिल करके। और परिचय सर आपका? मैं प्रवीण सिंह, मैं डायरेक्टर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लखनऊ सहकारिता भवन, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हूँ, उसका सक्रिय कार्यकर्ता भी। आज सर चुनाव में वोट डालने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव में सबको वोट देना चाहिए, वो आपका हक है, आपका अधिकार है। और जब से ये सरकार आई है, नो डाउट पूरे यूपी का, हमको लगता है यूपी इंडिया में सबसे जो है उभर के रोड के मामले में, विद्युत के मामले में, उद्योग धंधे के मामले में काफ़ी बढ़ता हुआ एक प्रदेश हमारा जो है स्थापित होने जा रहा है। तो यहाँ से धर्मेंद्र यादव भी लड़ रहे हैं, दिनेश लाल यादव। कहीं ना कहीं लोग सस्पेंस में थे कि किसको वोट किया जाए। पहले यहाँ का जो वोट पड़ता था जातिगत होता था, जात बिरादरी वोट पड़ता था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। अभी निरहुआ का लोग बोल रहे थे कि नहीं, निरहुआ नहीं है। इस समय निरहुआ का चुनाव जो है चढ़ गया है और 20 जा रहा है निरहुआ चुनाव जीत रहे हैं। कैसे पहले आकलन किया जा सकता है कि निरहुआ चुनाव जीतेंगे? लोग धर्मेंद्र यादव भी चिल्ला रहे हैं। धर्मेंद्र यादव चिल्ला रहे हैं, जातिगत संकट के आधार पर चिल्ला रहे हैं। हम जो चिल्ला रहे हैं निरहुआ के लिए, निरहुआ जो है हर जात, हर समाज, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे भूमियार हो, चाहे ठाकुर हो, हर जगह से वोट उसको मिल रहा है। अब की बार लोग यादव दे रहे हैं क्योंकि खुद यादव बिरादरी से हैं और निरहुआ यादवों का भी काम हुआ है। किस मुद्दे पर लोग चुनाव? मोदी जी ने यादव मुख्यमंत्री बना के सिद्ध कर दिया कि हमारे लिए जात पात कुछ नहीं है। किस मुद्दे पर लोग अब की बार वोट किए हैं? क्या मुद्दा? विकास पे। क्या विकास? रोड आप जाके देख लीजिए। आप यहाँ से 2 घंटे में, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुँच जा रहे हैं। आप 5 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुँच जा रहे हैं। आप अभी काशी वो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 5 घंटे में दिल्ली से आप इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। इंडस्ट्री रोड के किनारे किनारे औद्योगिक नगरी विकसित हो रही है, ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं। सरकार आगे, नो डाउट एक दिन आने वाले दिन में गुजरात और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश जो है चमकता हुआ औद्योगिक प्रदेश विकसित होगा। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का जो भी विकास हुआ है हम अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में, मैं नोएडा रहा हूँ, नोएडा में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां आती थी, सब छोड़ के भाग जाते थे। कारण क्या था? वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड, मैन पावर काम, गुंडे माफिया जाते गोली मारते थे, हमारे लोग काम करेंगे। कोई कंपनी काम नहीं करना चाहती थी, सब लोग पलायन कर जाते थे। योगी जी जब से आए हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ विकास हो रहा, लोग उद्योग धंधे स्थापित करने में डरते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि विकास का तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राम लक्ष्मण सिंह भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? इसरापार। इसरापार में आज चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति रही है? स्थिति तो जो है सामान्य है। और भाई साहब की जो प्रवीण सिंह ने बात किया है, ये रोड के विषय में, आप जिस जगह पर खड़े हैं, इसरापार की जो है ये रोड है जहां हम इंटरव्यू दे रहे हैं। कितने गड्ढे हैं पहले इसको देख लिया जाए। हालांकि हम बीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं, जब से बीजेपी पैदा हुई है तब से मेंबर हैं, फिर भी जो सही है उसको सही कहते हैं। वोट पड़ गया वो अलग बात है, और वो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर मेरी आवाज़ सुने तो कृपया जो है तुरंत इस पर संज्ञान लें कि इसरापार की रोड आज 10 साल से क्यों गड्ढे में तब्दील है। और यहाँ से बड़े बड़े, ये चाहे सांसद निरहू भी रहे हैं 1.5 साल, क्या किए हैं? जबकि कई बार हम लोग कहे और कई जगह एप्लीकेशन दिए, जितिन कुमार तक पहुँच गया हम लोगों का एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। और मजबूरन हम लोगों की गाड़ी पंचर हो जाती है, किसी का हाथ पैर टूटता है, वो दंड कौन देगा?
जबकि हमारा अधिकार है। तो बदलाव क्यों नहीं चाहे हैं जब दिनेश लाल बदलाव यादव इसलिए नहीं चाहे हैं कि अभी तो मान लीजिए 1.5 साल रहे, 5 साल और मौका दिया जाएगा दिनेश लाल यादव को, और अगर इस 5 साल में अच्छा कर्म करेंगे तो आगे बढ़ाया जाएगा, और नहीं तो टांग पकड़ के खींच भी लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रोड जो इसरा पार का है 2010-11 में मैंने ही बनवाया था। इस बार भी ये रोड स्वीकृत हुआ, इसमें मेरा भी योगदान रहा है, नीरज सिंह का सबका योगदान रहा। तकनीकी कारण से किसी कारण से रोड निरस्त हो गया। रोड का बजट जो 40 लाख का होना चाहिए, थोड़ा सा मापदंड जो है ज़्यादा हो गया था। वो चुनाव बाद सही हो जाएगा, चुनाव ये रोड बन जाएगा 1.5-2 महीने के अंदर में पास। तो जनता परेशान है, कह रही है अब तकनीकी कारण से अगर निरस्त हुआ, आया हुआ धन, आया हुआ बजट लौट गया तो उसको सुधार होगा। समय लगता है, बरसात है, बरसात के बाद टेंडर तो इधर हो जाएगा, लेकिन बरसात बाद रोड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अभिषेक सिंह इसरा पार। आज सर चुनाव है, वोट पड़ रहा है, क्या किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, सबके दिमाग में अलग अलग मुद्दा होता है। जैसे अभी वैद्य जी कहे हैं, सही बात है, लेकिन ये रोड नहीं बन पाए, इसमें सबसे बड़ी गलती जो हम लोग के PWD के जीआई साहब यहाँ के हैं, उनकी भी गलती है। वो एस्टीमेट बना दिए, उसमें GST नहीं जोड़े। 38 लाख का एस्टीमेट बना दिए, GST उसमें इंक्लूड नहीं किए, हो गया 48 लाख का वो जब वो भेजे। अब वो तकनीकी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा तो ये भी रोड बन जाएगा। आज लोग किसको वोट किए ज़्यादा से ज़्यादा लोग? अब गांव में 1000 वोट पोल हो रहा है, 1000 के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने मुद्दा पे अपने अपने विकास के तरीके पे लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि इस 10 सरकार में जो गरीबों के लिए काम मोदी जी ने किया है। क्या गरीबों के लिए काम किया है जैसे कि कि हम गरीब? बता रहे हैं कि 2010 में मैं प्रधान था। 2010 में जब प्रधान हुआ तो 2014 तक ऐसा था कि जिसका BPL सूची में नाम होता था आवास को उसी को मिलता था। 2002 में एक BPL सूची बनी थी और उसी हिसाब से सबको आवास मिलता था, तो उसमें सब लोग नहीं आ पाते थे। मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बनते सबसे पहले उसको ख़त्म कर दिए कि जिसका घर कच्चा का होगा, जिसका आवास नहीं होगा, किसी भी बिरादरी को होगा, जात को होगा, धर्म को होगा, सबको आवास दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो गरीबों के लिए यही हो गया। कोरोना काल से सबको फ्री में राशन मिल रहा है। पहले विपक्ष कहता था कि राशन कोई मुद्दा नहीं, अब 4 चरण के बाद वो कह रहे हैं हम आएंगे तो 10 किलो देंगे। आप सुने होंगे, आप मीडिया में हैं। तो मुद्दा नहीं राशन है तो क्यों 10 किलो दे रहे हैं? तो गरीबों के लिए क्या लगता है कि लोगों का कहना है कि राशन किलो केवल मिलता है, अगर नौकरी मिलती है लोगों को तो अच्छा रहता है? नौकरी देखिए, अलग ये बात है कि जितनी देश की जनसंख्या होती है उसके 1.5% पौने 2% तक सरकारी नौकरी होती है, और हम लोगों के देश में 2.25% सरकारी नौकरी है। जब बच्चा जन्म लेता है ग्रामीण क्षेत्र में तो उसके दिमाग में भर जाता है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। संगठित में सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, जो असंगठित तरीका है प्राइवेट जॉब, उसमें कोई जाना नहीं चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के ऊपर दोष आरोप किया जा सकता है, जैसे पेपर हो रहा, लीक हो जा रहा है, अभ्यर्थी परेशान हो जा रहे हैं। इसको थोड़ा योगी जी सुधारें, और बच्चों का जो पेपर हो रहा क्या कमी मान रहे हैं योगी जी की? ये जो कमी नहीं है, 15-17 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, बहुत क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया है। जब ऊपर से नीचे तक सब लोग बैठे हैं तो सुधार में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगले साल पंचवर्षीय पूरा होते होते योगी जी का इसमें भी सुधार आ जाएगा। तो हमारे साथ बूथ अध्यक्ष भी मौजूद, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? संजीव सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य इसरापार। तो क्या लग रहा है इस बार लोग किस मुद्दे पे वोट किए हैं? इस बार लोग राष्ट्रहित के मुद्दे पे सर्व समाज के लोग, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, और भाजपा बहुमत के साथ सरकारी बनाने जा रही है। मोदी जी के कार्यों पर, योगी जी के कार्यों पर समस्त जनता वोट कर रही है। ये जनता वोट कर रही है, लेकिन युवा जो है बेरोजगार बिना तरस रहा है। नहीं, जब भी पेपर हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, 2 पेपर लीक हुए हैं इस सरकार में, 2 ही पेपर लीक हुए हैं, एक पुलिस भर्ती का, एक टीचर वाला। ज़्यादा पेपर 2 ही तो लीक हुए हैं, तो उसको ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाया गया है। लेकिन रोजगार भी मिल रहा है, सरकारी भी मिल रहा है, संगठित क्षेत्र में भी मिल रहा है, और सिपाही भर्ती हुई, अन्य भर्तियाँ भी हुई, लड़के हुए हैं नौकरी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर लोग अफवाह कर रहे हैं उतना नहीं नुकसान है कोई। आज लोग किस मुद्दे पे वोट किए हैं? क्या आज राष्ट्रहित के मुद्दे पे सभी लोग वोट कर रहे हैं, जात धर्म से ऊपर उठ के राष्ट्रहित के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की महंगाई चरम सीमा पे है, जनता परेशान है। महंगाई तो चरम सीमा पे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ऊपर हुआ है, महंगाई उस हिसाब से महंगाई लोग जोड़ रहे हैं। जो
तेल 14 के पहले कहते हैं 37 रुपये था, आज 90 रुपये। तो 14 से इस बीच में भी तो बढ़ा है दाम। 14 साल में अन्य चीज़ों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है, सबकी व्यवस्था कितनी। वो भी जिसके तो पास देखा। व्यवस्था हो तो अपना चला लेगा, जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो कहाँ जाएगा। अच्छा, किसी दिन आप कोटे पे खड़े हो जाइए, सभी लोग राशन निःशुल्क ले रहे हैं और वहाँ व्यवस्था देखिए कि कितनी गाड़ियों से लोग लेने आ रहे हैं। क्या लगता है राशन से ही सारा काम चल जाएगा? नहीं, राशन सही नहीं चलेगा। अन्य व्यवस्थाएं जैसे अपराध है, गुंडागर्दी है। 2006-7 साल हो गया योगी जी को बने, इससे पहले कहीं आपने छिनैती की घटनाएं सुनी 6 साल में? कहीं बैंक लूट सुना? कहीं बैंक से कोई पैसा निकाला कहीं सुना? जनता निश्चिंत 12 बजे रात को भी कहीं से आए अपने गाड़ी। इससे पहले ये दशा थी कि कोई हीरो होंडा लेके घर से लड़का शाम को निकल जाता तो परिवार उसका डरता था कि रात में घर वापस आएगा कि नहीं। थी कि नहीं? आप लोग तो देख ही रहे हैं, समाज बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और 6-7 सालों में ये व्यवस्था कहीं रह गई। मोदी जी की सरकार 10 साल पहले बनी, उससे पहले हर सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन हो कुछ हर जगह लिखा रहता था कि अज्ञात वस्तुओं को न छुएं। लिखा रहता है या नहीं लिखा था? ये 10 साल में ये कहीं अब सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई दे रहा है कि अज्ञात वस्तुओं को न छुएं, इसमें बम हो सकता है। तो बहुत से सुधार हुए हैं, देश क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ रहा है। जनता इसको महसूस करे और राष्ट्र हित में इसीलिए जनता वोट कर रही है। आज शांतिपूर्वक वोट हुआ है जी, एकदम शांतिपूर्वक है, कोई हो हल्ला नहीं है, सभी लोग राष्ट्र हित के नाम पे वोट कर रहे हैं। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आइए एक बार प्रधान जी से फिर बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? मीडिया चाहे जनता जब भी बात करती महंगाई पे तो 2014 से 2024 की बात करती है। थोड़ा सा उसको 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री देश के रहे हैं तो उसको 2004 से 2014, 2014 से 2024 करिए। 2004 में पेट्रोल 35 रुपया था, डीजल 32 रुपया था। 2014 में जब मनमोहन सिंह हटे तो 67 रुपया था, लगभग डबल। 24 में 10 साल हो गया, डबल तो हुआ नहीं है। सिलेंडर जो सब्सिडी वाला था वो तो 400 मिलता था, जो बिना सब्सिडी वाला था वो भी 1000 के करीब था, आज 920 रुपया है। महंगाई की बात होती है, समय पे महंगाई बढ़ती है। पहले मजदूरी कितना मिलती थी, आज मजदूरी कितनी हो गई है। पहले तो वेतन कितना मिलता था। और इसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में आप खड़े हैं, गरीबों की बात किए हैं, इसी मोहल्ले में मैं जब प्रधान हुआ हूँ उज्ज्वला योजना के तहत करीब 20 सिलेंडर दिलाया गया है। और वो 20 सिलेंडर में 5 सिलेंडर देने की नहीं है, बात नहीं महंगाई की है। नहीं बात महंगाई जहाँ 350 सिलेंडर मिल रहा था, 600 आज बतिया सीधे- सुनिए ना, सीधे बतिया मेरी 1200 सुनिए, रुपया मिल रहा बतिया है। मेरी सुनिए। उज्ज्वला पे 620 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला कनेक्शन जिसका है 300 रुपया सब्सिडी उसकी आ रही है, 620 रुपया मिल रहा है और साल भर में 3 सिलेंडर फ्री उसको मिल रहा है। तो 14 में 450 मिलता था, इस समय 620 में मिल रहा है। कितनी महंगाई हुई 10 साल में। अरे तो रोजगार भी तो देखिए, रोजगार भी तो नहीं मिला युवाओं को। जब भी पेपर हो जा रहा है, लीक जिसके हो जा रहा हाथ है। में देखिए, सबके हाथ में 20,000 की मोबाइल होगी। बच्चों के हाथ में देखिए, घर के महिलाओं के हाथ में देखिए, पति पत्नी बच्चे एक एक घर में 20-20 हजार की मोबाइल है। क्या मोबाइल से 1 लाख विकास समझते हैं? तो रोजगार नहीं है, कमाई नहीं, तो 1 लाख की मोबाइल कैसे हर परिवार में है? 1 लाख की मोबाइल आप कम लोगों को देखेंगे जिसके पास 1 लाख की मोबाइल। 1 लाख नहीं, एक परिवार में 5 मोबाइल है। पति पत्नी माँ बाप सबके हाथ में मोबाइल है। 20-20 हजार की 1 लाख की हो गई। अगर कमा नहीं तो 1 लाख मोबाइल कहाँ से खरीद रहे हैं? 1500 महीना, 300 रुपये हर महीना, मतलब 1500 2000 पर रिचार्ज कहाँ से करा रहे हैं? सबकी कमाई है और सब लोग पहले से बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तो क्या लग रहा है, परिवर्तन इस बार होगा? परिवर्तन जनता के ऊपर, मुझे नहीं लग रहा परिवर्तन होगा। मोदी जी को एक चांस और देना चाहिए। जो कमी बेसी है हो सकता है उसको पूरा करें। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम पड़ेगा? एक सेकंड और। जो महंगाई की बात आप किए हैं तो महंगाई है कहाँ और बेरोजगारी है कहाँ? अगर आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में बेरोजगारी नहीं थी तो मैं इंदिरा गांधी के समय से जो है हाई स्कूल पास किया और आज भी बेरोजगार हूँ। चाहे मुलायम रहे हों, मायावती रहे हों, कल्याण, नारायण दत्त तिवारी, मोती नंदन बांगुड़ा और जोगी जी, बताएं क्या मुझको जो है, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ और बेरोजगार हूँ। उस समय तो मैं कलेक्टर भी नहीं था, चपरासी भी नहीं बन पाया। तो जब इंदिरा के समय में मैं नहीं बन पाया तो इसका मतलब उस समय भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है। अगर कांग्रेस ने बेरोजगारी खत्म किया होता तो बेरोजगार पैदा कहाँ से होते? सबसे बड़ी चीज़ ये है। और महंगाई कहाँ है भैया? उस समय वेतन 1947 में कितना था, आज वेतन कितना है? हाँ, एक बात और बताऊंगा, आशा बहुओं के साथ महान शोषण केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। इनको गुलाम बना के रखिए मात्र 2000 रुपये पर और काम लेती है 2 लाख रुपए महीने का स्वास्थ्य विभाग में। और यह जो है सुप्रीम कोर्ट भी आँख मूंदी है, वो नहीं देख रही कि क्यों इतना शोषण हो रहा है। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि यह आशा बहुओं को आप गुलाम बना रखे हैं, क्यों ड्यूटी दे रहे हैं,
जब आप पैसे नहीं देते तो आदेश देने का अधिकार किसने आपको दिया है? संविधान ने भी इनको अधिकार नहीं दिया है। ये आशा बहुओं की बात बता रहा हूँ, धूप में जल रही है, इलेक्शन ड्यूटी लगी है, चवन्नी एक नहीं मिलेगी। और 2014 से मैं देख रहा हूँ ड्यूटी लग रही है, पैसा एक नहीं मिल रहा है। तो सरकार संज्ञान में ले और चाहे तो मुझसे टेबल टॉक कर सकती है इस विषय में। शोषण का अधिकार संविधान किसी को नहीं दिया है, फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार आशा बहुओं के साथ शोषण क्यों कर रही है? क्यों नहीं इनको उचित वेतनमान दे रही है? और बताऊं, 2006 में आशा बहुओं की नियुक्ति हुई, एक दिन टीकाकरण का होता था तो 150 रुपये, 2024 में भी 150 रुपये मिल रहा है। और विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का वेतन कितना गुना गया? या अन्य विभाग में जितने भी लोग हैं उनका वेतन तो बढ़ गया। आशा बहुएं जो हैं गुलाम हैं, किसकी गुलाम हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। इस पर संज्ञान लीजिए और कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आशा बहुओं के साथ इतना बड़ा शोषण आप कैसे कर रहे हैं। सारा काम स्वास्थ्य विभाग का आशाओं, और जबकि 8वीं पास पर रखा गया है। जो झाड़ू लगाते हैं ना 5वीं पास पर रखे गए, 35,000 रुपये महीने पा रहे हैं 2 घंटे का, और 24 घंटे आशा बहुओं की ड्यूटी है। मेरी बात कोई सुनता नहीं है। और जबकि मैं सही कह रहा हूँ, किसी स्तर पर कोई भी चाहे सीएमओ अधिकार आदेश देता है ये काम करो, सीएमओ दम नहीं है कि पैसा दे दे उसका। कई ऐसे काम कराए जाते हैं आशा बहुओं से जिसका कोई पेमेंट नहीं। अब आज इलेक्शन ड्यूटी हुई, कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस धूप में जली हैं। और 2014 6वीं बार अब की बार हुआ, कोई पैसा नहीं मिलता है। या अन्य काम जो है, अभी जैसे आधार कार्ड बनाने के लिए है, सभी लोग आदेश देते हैं कि आशा बहुएं बनाएंगी, जबकि टोटल इंग्लिश में रहता है। अच्छा, आधार लीजिए, सबका जुटाइए, धूप में घूमिए, लेकिन पैसा उसका एक नहीं। आयुष्मान बनाइए, पैसा एक नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसकी नौकरानी है आशा बहुएं, और कौन आदेश देता है और क्यों देता है? इसका कारण बताए। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो समाजवादी पार्टी संविधान तो बचा है, संविधान तो वो सब खत्म किए थे। संविधान तो बचा है मोदी जी जब से आए हैं, और हिंदुस्तान बचा है, नहीं तो हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो गए होते अब तक। तो आइए, हम एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रियांशु पांडे। क्या करते हैं आप? अभी मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो क्या लगता है कि सर्विस मिल सकती है इस सरकार में? सर्विस करना है किसको है, आप बताइए। सर्विस नहीं करना है। रोजगार का मतलब आप लोग नौकरी कोई बना रखे हैं, जबकि मार्केट में बहुत सारे माध्यम है। जैसे क्या रोजगार का माध्यम क्या है गरीबों के लिए? व्यवसाय है, क्या व्यवसाय है? तरह तरह के अवसर हैं आज के समय में। बहुत सारे तरीके हैं, नए नए चीज़ें आ रहे हैं मार्केट में। सरकार बहुत प्रकार से सहयोग कर रही है, सब्सिडी दे रही है बिजनेस पे। स्टार्टअप बहुत सारे हो रहे हैं हमारे गांव में। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो जीरो से शुरू करके आज करोड़पति बन चुके हैं, छोटा छोटा स्टार्टअप करके। तो यूथ को क्या करना चाहिए? यूथ को अपना ध्यान नौकरी से हटाकर इस तरफ आकर्षित करना चाहिए, जो कि विपक्ष वाले होने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस सिर्फ डिग्री लेके लोग दौड़ते रहें नौकरी के पीछे। तो क्या लगता है कैसे इस देश का विकास होगा, बेरोजगार होगा? विकास तो हो कैसे रहा है, विकास बस हम लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पे आज वोट किया है, और विकास बहुत कई गुना हो रहा है। 11वें नंबर पे हम लोग इकॉनमी थी, आज हम लोग 5वें नंबर पे आ चुके हैं। 3रे नंबर की तैयारी है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर हर जगह पे बन रहा है। बहुत तरह तरह का विकास हो रहा है। टैक्स पेयर्स पैदा हो रहे हैं भारत में, और जो पढ़ा लिखा यूथ है वो नौकरी के लिए रो नहीं रहा है। उसके पास बहुत सारे माध्यम है पैसे कमाने के, वो नौकरी लेने के बजाय नौकरी शुरू कर रहा है आज के समय में। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, पुनः हम लोग 400 पार कर रहे हैं।